हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन अड्डा 24/7 पे। रिवीजन अड्डा 24/7। दोस्तों, आ, मैंने मॉक टेस्ट जो शुरू किया था टोटल 50 क्वेश्चंस का, लेकिन जो पहला वीडियो था हमारा फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करा पाया था। क्वेश्चन नंबर 10 तक ही हम लोग कर पाए थे। तो आज कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है इसको कंप्लीट किया जाए। और दोस्तों, मैं क्या बताऊं, माफ़ी चाहता हूं कि हमने इस सीरीज़ को रेगुलर नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कल से आपका लगातार रेगुलर हो, क्योंकि अब ज़्यादा 72 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो है ज़्यादा समय भी नहीं है, 25 दिन का समय है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 25 वीडियो आप तक पहुँच पाए, और 25 इंटू 5 लगभग 1000-1200 के आसपास जो है आपको क्वेश्चंस मिल जाए, और इसमें सारा सिलेबस एक बार रिवीजन हो जाए 50-50 क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग आज का शुरू करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट करने का कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। देखिए क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन जो है सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ये अभिकथन है, अभिकथन और कारण। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो स्टेटमेंट तो सही है। अब कारण देखिए क्या है। तो 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचे की अक्षमता और सुरक्षा कमियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया। बिल्कुल ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, उस टाइम पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही कमजोर साबित हो गया था। भले ही भारत के कुछ महाराजाओं राजाओं ने इनका सपोर्ट नहीं किया था, क्रांतिकारियों का, नहीं तो हमारा भारत 1947 के बजाय 1857 में ही आजाद हो जाती। ठीक है, इसलिए इसको 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध भी कहा जाता है। तो इस कारण से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी फेल्योर हुई थी वहां पे कुछ समय के लिए, बाद में भले कब्जा कर लिया गया। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश ने, ठीक है, ब्रिटिश संसद के अधीन जो है फिर पूरा ब्रिटिश भारत को जो है अपने संसद के, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया ये चीज। ये जो आपका कह रहा है भारत का शासन जो है सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, तो इसी कारण से चला गया। यानी अभिकथन ये भी सही है, मतलब अभिकथन यानी स्टेटमेंट भी सही है, और आपका रीजन भी सही है, और रीजन उसकी व्याख्या भी करता है। तो आपका आंसर ए नंबर होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अब जरा सा देखिए, कुछ नॉलेज के बारे में देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने महसूस किया कि भारत जैसे विशाल साम्राज्य को एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप 1858 का अधिनियम ला करके, ठीक है, 1858 का अधिनियम लाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो 1773-81 में जो चल रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको समाप्त कर दिया गया। और एक नए पद जो है भारत के सचिव, आपको याद होगा, एक नए पद भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सृजन किया था। और ये जो होता था ये ब्रिटिश संसद का एक व्यक्ति हुआ करते थे, समझे। और इसी के माध्यम से पूरा भारत का शासन जो है देखरेख होने लगा था। चलिए, ये होगा 1858 का खत्म। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। चलिए, असत्य कथनों के बारे में जानकारी पूछी गई है, तो मुझे सही को छांटना है और गलत को अलग करना है। तो 1947 का अधिनियम, इसने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो संप्रभु डोमिनियन की स्थापना की। तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये 15 अगस्त है और 14 अगस्त, तो देख सकते हैं इसमें क्या दिक्कतें आएगी। इसने ब्रिटिश भारत में वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अब जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वो दोनों डोमिनियन विधानमंडलों को अपने अपने देश के लिए संविधान बनाने की पूर्ण शक्ति दी गई, लेकिन वे ब्रिटिश कानूनों को निरस्त नहीं कर सकते थे। देखिए, ब्रिटिश कानूनों को निरस्त वो कर सकते थे, समझे, यहाँ पर नहीं करने की बात कही गई है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद क्या है, इसने शाही उपाधि में
भारत से सम्राट, शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया। ये भी बिल्कुल सही है। भारत का सम्राट नहीं बल्कि क्या हो गया, आजाद होने के बाद जो गणतंत्र हो जाता है ना बाद में, तो इसलिए भारत का सम्राट नामक जो शब्द है, शाही उपाधि जो कि ब्रिटिश वाला था, उसको समाप्त कर दिया गया। बी भी यहाँ पर सही है, समझे। वायसराय का पद को समाप्त करके डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था। और ए वाला जो है 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो अलग अलग राज्य बनाने की स्थापना हो गई, तो ये भी सही है। समझ गए। तो यहाँ पर जो सी है वो गलत था। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारे जानकारी के लिए। तो सी गलत है, क्योंकि इस अधिनियम ने दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को यह पूर्ण संप्रभुता और अधिकार दिया था कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, ठीक है, निरस्त या संशोधित कर सकते हैं। यानी दोनों संविधान सभाओं को यह अधिकार दिया गया कि आप जो है ब्रिटिश संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको आप या तो संशोधित कर लीजिए या फिर निरस्त कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर लिखा होता है कि निरस्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, इसलिए सी नंबर गलत था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साम्राज्यों का उदय मध्यकालीन क्षेत्र और सूची टू संबंधित शासक से सुमेलित कीजिए। देखिए क्षेत्र और वंश इसको मतलब जो है सम्मिलित करना है। तो देखिए पाल वंश की स्थापना या शासक गोपाल, ये तो सही है। राष्ट्रकूट वंश के शासक जो थे दंती दुर्ग, जिन्होंने उसकी स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का किए थे। और चोल साम्राज्य का जो है स्थापना विजयालय ने किया था। तो ये मिल गया, ए का नंबर हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का 3 और डी का 4। 2 1 3 4 इसका आंसर है, तो ए नंबर ऑप्शन हो गया 2 1 3 4। इस तरह के प्रश्न आजकल सभी परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें देखिए क्या है हमारे जानकारी के लिए, एनसीईआरटी कक्षा 7 अध्याय 5 साम्राज्यों को के संदर्भ में ये जो है क्वेश्चंस बना है। मैंने जो टॉपिक डाला था उसी से है। देखिए क्या है, दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की। एक स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपके लिए जानकारी का हो गया। अगला क्या है, राष्ट्रकूट वंश का नींव, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की नींव दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी में चालुक्यों को हरा कर किया था। ये ध्यान रखिए कि चालुक्यों को हरा करके किस वंश की स्थापना हुई, राष्ट्रकूट वंश की। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी, तो दंतु दुर्ग ने किया था, दंती दुर्ग ने किया था। फिर उसके बाद चोल साम्राज्य, तो चोल साम्राज्य का पुनरुद्धार विजयालय चोल ने किया। और बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सहायक संधि, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और कौन से कथन सही है उसकी जानकारी आपको बताना है। तो सहायक संधि के बारे में है, अर्थात सब्सिडरी अलायंस। चलिए पढ़ते हैं। इसे मूल रूप से जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे भारत में बड़े पैमाने पर संस्थागत रूप दिया। ये 100% सही है, ठीक है। ये जो सहायक संधि है इसका सबसे पहला नमूना जो पेश किया था वो किसने किया था, ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। और बाद में जो आप जिस नाम से जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, तो इन्होंने बस इसका उपयोग किया था भारत में बड़े पैमाने पर। तो ये बिल्कुल सही है। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना अनिवार्य था। ये भी सही है, ठीक है। और वो भी इसी के खर्चे पर रखा जाता था, राज्य के खर्चे पर ही। और इंदौर के होलकरों ने सबसे पहले इस संधि को स्वीकार किया था। ये देखिए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद ने किया था 1758 या 98 ईस्वी में, ऐसा कुछ होगा, हैदराबाद। तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 100% सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। देखिए 3 नंबर असत्य क्यों है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो है हैदराबाद का निजाम था, जो 1798, देखिए मैंने बताया था अभी 1798। और इंदौर के होलकरों ने शुरुआती दौर में इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि काफी बाद राजघाट की संधि 1805 में इसे स्वीकार किया गया। राजघाट की संधि के तहत जो है इंदौर के होलकर जो है वो भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए भारत की अवस्थिति और भौगोलिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि भारत की अवस्थिति और भौगोलिक विविधता के संदर्भ में आपको विचार करना है, और कौन से कथन गलत हैं इसकी जानकारी आपको ढूंढनी है। देखिए कैसे पता करेंगे। भारत पूरी तरीके से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भारत आपकी स्थिति है, इंडिया,
ठीक है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये पहला नंबर तो सही है। कर्क रेखा यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री है, समझे, ये मतलब जो है उत्तरी अक्षांश नॉर्थ, ये वाला करके लिखा है, और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और यह क्षेत्र यह देश के 9 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए इसमें 2-3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो आपको जानकारी रखना जरूरी है। पहला नंबर की जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री वो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, कि भारत को बीच से एकदम ऐसे करके बांटता है। अब 9 राज्य देखिए कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो गुजरात होगा आपका, ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान भी आता है ना, थोड़ा सा राजस्थान आता है, और फिर आपका इधर से मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड भी आएगा, और झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल भी आएगा, पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा भी आएगा, त्रिपुरा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 2 देखिए और कौन सा छूट रहा है, 2 देखिए नीचे यहाँ पर लिखा होगा शायद। अच्छा तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या है तीसरा स्टेटमेंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है वो मुख्य भूमि पर स्थित है। यही बहुत ये इंदिरा पॉइंट है, देखिए इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट जो है मुख्य भूमि पर स्थित नहीं है, ये ऑप्शन नंबर गलत है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है हमारा अंडमान और निकोबार वाला पॉइंट में है। जो मुख्य भूमि पर है दोस्तों, यहाँ पर कन्याकुमारी होना चाहिए था, ठीक है, कन्याकुमारी हमारा मुख्य पॉइंट है दक्षिणी बिंदु में, समझे। लेकिन ये जो इंदिरा पॉइंट है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और वो मुख्य भूमि का नहीं बल्कि संपूर्ण भूमि का है, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही होना चाहिए। देखते हैं कौन से गलत हैं। अच्छा तो ये 9 जो राज्य है ना, ये मतलब सही नहीं होगा, इसलिए दूसरा हो सकता है यहाँ पे गलत हो। तो नीचे जैसा पढ़ लेते हैं, पहला तो सही है, तो पहला तो गलत होगा नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, तो ऐसे भी देखिए 2-3 ऑप्शन बच जाता है, तो बी नंबर मारेंगे हम आंसर। अब 2 क्यों गलत था, तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए 2 गलत है क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 9 राज्यों से नहीं, बल्कि कर्क रेखा कितने, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अच्छा एक मेरा मिजोरम छूट गया था, एक मेरा मिजोरम छूट गया था, ये यहाँ पर तो मेरा 8 पूरा गया, एक मिजोरम से होकर के गुजरती है। अब 3 नंबर गलत क्यों दिया है, तो पढ़िए इसको। यहाँ पर क्या है कि इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अर्थात ग्रेट निकोबार में स्थित है, ना कि भारत की मुख्य भूमि पर। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है, जिसको हम कैप कोमोरिन भी बोलते हैं। तो समझ में आया ये आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा युद्धों से संबंधित निम्नलिखित संधियों को उसके काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सालवाई की संधि कब हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, मद्रास की संधि कब हुई, बेसिन की संधि कब हुई, इसको सजा करके फिर हमको इसमें सजाना पड़ेगा। देखिए हमें जहां तक पता है बेसिन की संधि जो हुई है वो 1802 में हुई है, सालवाई की संधि 1782 में हुआ होगा, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 में, और मद्रास की संधि मुझे लगता है 1768 कितना है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मद्रास की देखिए 68 मैंने कहा था, ये 69 में, तो मद्रास की संधि 1769 में, मद्रास की संधि कितना हो गया 1769 में। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद 1 होना चाहिए, और फिर उसके बाद 2 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, 3 1 2 4, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर देखिए सही है। तो मद्रास की संधि 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति इसी से हुई थी, और फिर सालवाई की संधि 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति इससे हुआ था। फिर देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि की अगर बात करें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 है, मैंने 1799 लिख दिया था, 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि कब है, तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, और ये तृतीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध जो कि टीपू सुल्तान थे वहां पर संधि हुआ था। और बेसिन की संधि देखिए 1802 पेशवा बाजीराव द्वितीय और बेलेजली के बीच में सहायक संधि हुआ था। तो ये चारों को आपको अच्छे से याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था। सालवाई की संधि 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, एंग्लो मराठा युद्ध, समझे। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल
मैसूर युद्ध, तो ये तो मराठा था, अब ये हो गया आपका मैसूर। फिर उसी तरीके से मद्रास की संधि देखिए 1769 में, ये हुआ था पहला वाला, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। अब जो बेसिन की संधि 1802, 1802 ये कब हुआ था? पेशवा बाजीराव द्वितीय और वेलेस्ली के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये चारों को याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है? अभिकथन। देखिए स्टेटमेंट क्या है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। और प्रांतों में क्या होता है? स्वायत्तता की स्थापना कर दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में कर दिया था, समझे? तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सही है। अब कारण क्या है तो समझिए, कारण क्या है। देखिए, तो साइमन कमीशन ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की विफलता को देखते हुए इसे हटा करके प्रांतीय स्वायत्तता देने की सिफारिश की। देखिए ये स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो साइमन कमीशन है ये मुझे फंसा सकता है। हो सकता है कोई और आयोग हो, क्योंकि साइमन कमीशन देखिए 1928 में भारत आया था, 1927 में पास हुआ था, तो 28-35 रिलेट तो कर रहा है, मुझे लगता है सही भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, दिया हुआ है, तो यानी आर भी सही है। ठीक है, कि प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन था वो विफल हो रहा था, यानी वो सफल नहीं हो पा रहा था, यानी विफलता था, और इसलिए उसको देख करके प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित कर दिया, समझे? तो देखिए इसका आंसर तो हो गया ए नंबर की ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या हमारे लिए फैक्ट मिल सकता है। 1919 के तहत प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का बंटवारा असफल रहा, और 1919 में ही आपको ध्यान देना है कि 1919 में ही, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसी से प्रांतों में द्वैध शासन का स्थापना हुआ था, जिसको हस्तांतरित और आरक्षित विषय बांटा गया था, समझे? अब आता है साइमन कमीशन 1927 ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि प्रांतों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और इसी आधार पर जो है 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को पूर्ण नियंत्रण दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब रिलेट करता है, बातें सही होती है, तब बोलते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन? उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पुट का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। देखिए यानी सही कथन का यहाँ पर जो है आपको चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो उद्देश्य प्रस्ताव देखिए, इसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। 13 दिसंबर है ना, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, ये सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, ये देखिए गलत है। इस प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 1947 में ही स्वीकार कर लिया गया था, समझे? 1947 में ही स्वीकार कर लिया गया था, 50 में नहीं, 50 में तो संविधान लागू हो गया था। इसने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने का संकल्प लिया, ये बात सही है। उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा लिखा गया कि हमारा भारत जो है स्वतंत्र हो, संप्रभु हो और गणराज्य हो, ये तीसरा नंबर सही है। हमारे वर्तमान संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है, यह भी सही है। तो आपका 1, 3, 4 सही उत्तर होना चाहिए, यानी बी नंबर 1, 3, 4 देखिए सही उत्तर है। चलिए ऑप्शन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है जानकारी के लिए। 2 गलत है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। कब किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार? तो 22 जनवरी 1947 को, ना कि 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ये पूर्णतः गलत है। ठीक है, चलिए बाकी बात। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है? इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा, ये स्टेटमेंट एक हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इसने विधान परिषदों के बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदान किया। मुझे लगता है कि 1892 में ये दोनों ही चीजें हुई थी, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई
और उसके बाद जो है बजट पर बहस करने का अधिकार भी मिला था। और तीसरा नंबर देखते हैं, इसमें चुनाव शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया था और पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये गलत हो सकता है। यहाँ पर देखिए पूर्ण प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष कभी भी ब्रिटिश काल में हो नहीं पाया है, वो अप्रत्यक्ष ही रहा है, कुछ मनोनीत कुछ चुनावित ऐसे कुछ करके। तो कौन सा सही है, हम 1 और 2 के साथ में जाएंगे, तीसरा हम गलत कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है। हाँ बिल्कुल सही है, 1 और 2 हमारा आंसर सही है। देखिए व्याख्या पढ़ते हैं क्या है। तो कथन 3 गलत है, क्योंकि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, पहला चीज। और दूसरा कि सदस्यों का नामांकन कुछ विशिष्ट निकायों जैसे कि विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिका की सिफारिश पर एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा होता था। समझे कि ये जो ब्रिटिश काल में था, कोई भी चीज सिफारिश के तहत पर अर्थात अप्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा होता था, अतः इसे सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत विलीन राज्य को, ठीक है, विलीन राज्य को सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कौन कब जो है विलीन हुआ था व्यपगत सिद्धांत के, यानी हड़प नीति के तहत कौन किसका शिकार बना, उसको आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा सतारा हुआ था 1848 में, सतारा हुआ था 1848 में, तो ए का हो गया 2। फिर उसके बाद 49 में हो जाएगा संभलपुर, झांसी, नागपुर, क्या होना चाहिए 49 में मुझे लगता है संभलपुर ही होना चाहिए। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा कठिन है, इसलिए को याद रख पाना। देखिए क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए इस नीति का प्रयोग किया गया, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। और इसका सही क्रम देखिए क्या है, तो सबसे पहले 1848 में सतारा, उसके देखिए जैतपुर और संभलपुर 1849। तो जैतपुर और संभलपुर जो था, यहाँ पे मैंने कह ही रहा था कि संभलपुर जो है 1849 में है। और फिर उसके बाद देखा जाए बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। और अवध का विलय हुआ था 1856 में। तो झांसी 53, नागपुर 54। तो यहाँ से मिला लीजिए, झांसी जो है 53 में हुआ था और नागपुर हुआ था 54 में। नागपुर कब हुआ था, 54 में। ठीक है, तो आपका क्या बन गया 2, और उसके बाद यहाँ से 3 और यहाँ से फिर 1, सॉरी 4 और डी का 1, यानी कितना हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 1, ए नंबर आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक चीज और फैक्ट दिया आपको कि अवध का विलय 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके किया था, ना कि व्यपगत सिद्धांत के तहत। ठीक है, कुशासन का आरोप लगा दिया था कि यहाँ पर जो है शासन सही तरीके से नहीं चल रहा है। और व्यपगत का सिद्धांत एक्चुअली में क्या था, व्यपगत का सिद्धांत वो था कि जो उसको बोलते थे दत्तक पुत्र, ठीक है, दत्तक पुत्र के, जिस किसी राजा को अपना वारिस नहीं था, अपना ब्लड यानी खून संतान नहीं था, तो वो क्या करते थे, किसी पुत्र को, किसी के भी भाई को, बेटे को अपना गोद लेते थे और उसको फिर राजा बनाते थे, ये युवराज युवराज बनाते थे। लेकिन इन्होंने डलहौजी जो है इस नियम को बर्खास्त कर दिया, दत्तक पुत्र की मान्यता खत्म कर दी गई, और जिससे जिस भी राजा का मतलब जो है संतान नहीं होता था, उसको क्या करते थे, ब्रिटिश भारत में मिला दिया जाता था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो जिस वजह से 1800 अवध का विलय जो 1856 में हुआ था कुशासन के आरोप पर, तो इसके साथ ये वाला नियम पालन नहीं हो रहा था, लेकिन इसको तो हड़पना था, तो ये कुछ ना कुछ लगा करके हड़प दी, और जिस कारण से 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति भी हुआ था। इसका बहुत बड़ा योगदान था इन सब नीतियों का। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा की आलोचना से क्या प्रश्न बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा की आलोचना के संदर्भ में विभिन्न विचारकों के कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये, कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय थी, और सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। ये लाइन तो सबने सुना होगा, लेकिन फंस कहाँ सकते हैं बच्चा, फंसेंगे यहाँ पर कि ये जो बातें कही गई है कि ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया या किसी और के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो ये तो पता है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय थी, और सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी।
ये बातें सबने सुनी होगी, लेकिन नाम में दिक्कतें आ सकती है, इसलिए इसको नाम के साथ मैच करके अच्छे से याद रखना है। फिलहाल मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, देखते हैं आगे। अगला क्या है, लॉर्ड विंसकाउंट। लॉर्ड विंसकाउंट साइमन ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है, तो इसे भी अभी कह पाना मुश्किल है। ठीक है, लॉर्ड विस्काउंट साइमन। और अगला एक था आपका क्या, तो विस्टन चर्चिल। अब विस्टन चर्चिल ने क्या कहा, टिप्पणी किया, तो विस्टन चर्चिल यहाँ पे कहते हैं कि संविधान सभा ने भारत में केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। समझे, तो ये सब संविधान सभा के लिए आलोचक थे एक तरीके से। तो ग्रेनविल ऑस्टिन, लॉर्ड विस्काउंट और विस्टन चर्चिल, तीन लोग हैं, और तीनों लोगों के आपको स्टेटमेंट याद रखने। क्या ये तीनों सही हैं, तो देखिए डी नंबर उत्तर, यानी तीनों ही सही है, मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ। ठीक है, तो यानी याद रखना है कि संविधान सभा एक दलीय, देश का एक दलीय निकाय है, और सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत, ये किसने कहा था, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। अगला, लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट, तो लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा था, ये भी आपको याद रखना है। और विस्टन चर्चिल ने संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा को क्या कहा, कि संविधान सभा जो है भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों ही कथन सही हैं। देख लेते हैं, फैक्ट में कुछ मिल रहा हो तो उसको ले लेना है। ये तीनों कथन मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। अब जो हमारा भारतीय संविधान सभा है, वो देखिए ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ये ध्यान रखना। किस मिशन के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और इसमें जो हुआ था कि कांग्रेस का भारी बहुमत 208 सीट था, और इसलिए इसकी आधार पर इसलिए इसकी इस आधार पर आलोचना की गई, परंतु यह संप्रभु और पूरी तरह से वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, और इसका जो बार बार आलोचना होता था संविधान सभा का, वो इसलिए होता था कि संप्रभु नहीं थी पूरी तरीके से, ब्रिटिश का भी इसमें हस्तक्षेप होता था, और ये वयस्क मताधिकार पर भी चुना हुआ निकाय नहीं था। ठीक है, इस तरीके से भारतीय संविधान की आलोचना हुई थी। तो याद रखना किसने किया था आलोचना, और किसने क्या कहा था, ये बातें जरूर एग्जाम में पूछने लायक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भूगोल के ऊपर। क्या है क्वेश्चन, कि भारत के राज्य को सूची 2 यानी उससे गुजरने वाली भौगोलिक विशिष्ट रेखा या समय से सुमेलित कीजिए। देखिए ओडिशा, अब भौगोलिक रेखा केवल कर्क रेखा गुजरती है, केवल भारतीय मानक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा और आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों गुजरती है, और कर्क रेखा गुजरती है परंतु आईएसटी नहीं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप देख के ना मतलब चौंक जाएंगे एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बहुत ही इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है, मिर्जापुर से गुजरता है, और ये फिर इसी तरीके से 5 राज्यों से गुजरता है। क्या है, 5 राज्यों से गुजरता है। अब 5 राज्यों से कौन कौन गुजरेगा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये होता है, और जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। तो पहले तो हम इसको मिलाएंगे कि केवल भारतीय मानक समय रेखा ये नहीं, कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों ही यहाँ पर मध्य प्रदेश से होकर के गुजरते हैं। बी का तो 3 कंफर्म है। ठीक है, और झारखंड से मुझे लगता है केवल कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी का 1 नंबर। अब बच गया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से ना ही कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो हो सकता है कि केवल सिर्फ यहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा गुजरे। ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश क्या बच गया, केवल भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। हम्म, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। उड़ीसा से फिर क्या गुजरेगा, उड़ीसा से, रुकिए देखते हैं, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। हम्म, उड़ीसा से केवल आईएसटी गुजरता है, यानी दूसरा होगा यहाँ पर। ठीक है, उड़ीसा से केवल भारतीय ये वाला गुजरता है। ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से आपका मिल गया ये वाला, कर्क रेखा गुजरती है परंतु आईएसटी नहीं। आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, ये तो डाउट वाली बात है। देखते हैं, ये तो गुजरती नहीं है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश केवल आईएसटी गुजरती है, इसका भी अच्छा, ये भी इसका 2 ही होगा, यानी 4 नहीं होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं होगा, केवल जो है यहाँ पर इसका आंसर भी 2 ही होगा, डी का भी 2 ही होगा, केवल आईएसटी यानी भारतीय मानक समय रेखा ही गुजरती है। ठीक है, तो देखिए इसलिए आंसर जो यहाँ पर दिया है ना,
आपको क्या दिया हुआ है कि ए का भी 2 और उस डी का भी 2 और बी का 3 और सी का 1, यानी ओडिशा से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश से आपका दोनों कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। झारखंड से केवल कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश से ना तो ये कर्क रेखा तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये आपका भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल वाला सवाल था, इस तरीके का आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है 1853 का चार्टर अधिनियम? देखिए क्या है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। 1853 में यानी गवर्नर जनरल के परिषद ने विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग किया। देखते हैं सही है या गलत। इसने भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की। ये मुझे लगता है सही है 1853 वाला में। और इसने सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया, जिसके लिए 1854 में न्यायपालिक समिति गठित की गई थी। 3 तो 100% सही है, ठीक है। 54 में खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। अब जो है 1 और 2 पे डाउट है, तो क्या होना चाहिए, कौन सा सही है यहाँ पर? देखिए 1 और 2 और 3 यहाँ पर तीनों ही बातें सही है। तो 1 और 2 और 3 यहाँ पर तीनों ही बातें सही है। तो रिपीट कर लीजिए एक बार पढ़ के कि यहाँ पर पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया 1853 के तहत, ठीक है। और उसके बाद जो 1853 का भारत शासन अधिनियम था, चार्टर एक्ट जो था, उसने स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी भारतीय केंद्रीय विधानसभा में स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुरुआत हुआ। और उसके बाद इसी नियम के तहत जो 1854 में आपका खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का भी शुभारंभ किया गया था। तो तीनों ही सही है। व्याख्या अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा आपको कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रांतीय सरकारों जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा को 4 स्थानीय सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया। और इसी एक्ट के बाद भारतीयों के लिए सिविल सेवा के पद के लिए द्वार भी खुले थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैसूर राज्य के इतिहास से यानी मैसूर राज्य के इतिहास से जुड़ी निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मृत्यु, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो होती है वो 1799 में होता है। हैदर अली द्वारा मैसूर की सत्ता पर अधिकार, तो हैदर अली द्वारा मैसूर की सत्ता पर अधिकार यानी हैदर अली जो है ये तो सबसे पहला ही होना चाहिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की कैंसर से मृत्यु, तो जो पहला हुआ था 1768-69 में युद्ध हुआ था। और तीसरा हुआ था 1792 में मद्रास की पहला में हुआ था मद्रास की संधि, और तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। और जो दूसरा वाला में शायद मरे थे या तीसरा वाला में मरे थे ये, तो 1792 ही होगा। और मैंगलोर की संधि ये कब हुई थी, देखते हैं फिलहाल क्या है इसका आंसर। एक तो सब 2 नंबर तो सबसे पहले हुआ, क्योंकि मैसूर की सत्ता पर अधिकार तो हैदर अली पहले ने किया होगा ना, उसके बाद ये सब घटनाएं शुरू हुई। इसलिए ये दोनों, ये तीसरा तो खत्म। ये नंबर 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 2 3 4 1 यानी 2 वाला पहले, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 1 वाला सबसे लास्ट में। हाँ टीपू सुल्तान की सबसे मृत्यु लास्ट में थी, तो ये तो सबसे लास्ट में होना ही चाहिए 1 नंबर, और सबसे पहले 2 नंबर। अब बच गया बीच में भरने के लिए, तो बीच में आपका देखिए ये 3 वाला और क्या है 2 3 4 1, पहले 3 नंबर यानी इसका मृत्यु वाला, और फिर इधर 4 मैंगलोर की संधि वाला। देखते मिलाते हैं इसको, पढ़ने वाला जरूरी, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है। हैदर अली 1761 में डिंडुगुल के फौजदार से मैसूर के वास्तविक शासक के रूप में कमान संभाली थी। यानी हैदर अली जो है मैसूर का शासक कब बना था, 1761 में। डिंडुगुल के पहले फौजदार थे, उसके बाद मैसूर का शासक बना। फिर उसके बाद 1782 में देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और उसी के दौरान इसकी मृत्यु, अच्छा द्वितीय युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी, तृतीय में नहीं बल्कि 1782 वाला में हुआ था। टीपू हैदर अली की मृत्यु दूसरे युद्ध में हुआ था, ठीक है। अब तीसरा क्या है यहाँ पर, 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। और फिर 4 मई 1799 को
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर कि भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण युगांतकारी मोड़ माना जाता है। 1861 को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण युगांतकारी मोड़ माना जाता है। क्यों माना जाएगा तो समझते हैं। कारण क्या है। इसने लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता दी और वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। देखिए यहाँ पर जो पोर्टफोलियो प्रणाली की जो हम बात कर रहे हैं, इसको विभागीय प्रणाली भी बोलते हैं। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था तो 1861 अधिनियम में ये तो पारित तो हो गया, इसको मान्यता मिल गई थी, लेकिन इसको शुरू किसने किया था। मुझे लगता है ये लॉर्ड मैकाले वाला होना चाहिए शायद। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही है। जरा सा इसका एक फैक्ट पढ़ लीजिए क्या है। तो 1861 के एक्ट के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये बात तो मुझे पता था कि 1861 में जो है विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत होती है, अर्थात जो पहले केंद्रीकृत करने की कोशिश की गई थी, अब इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया और सबका मालिक अलग अलग बनाया गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसको विकेंद्रीकरण यानी एक केंद्र से हटा करके अलग अलग बांटा गया। जैसे बंबई और मद्रास प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार वापस मिल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि बंबई और मद्रास के प्रांतों को कानून बनाने का वापस अधिकार मिला, जो कि 1773 में मतलब 1773 में छीन लिया गया था। ठीक है, और पोर्टफोलियो प्रणाली ने आधुनिक कैबिनेट प्रणाली की नींव रखी, जो आज के टाइम पे देखते होंगे आप कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री किसी और के पास, गृह विभाग किसी और के पास, शिक्षा मंत्री कोई और है, तो उसी तरीके से उस टाइम पे पोर्टफोलियो प्रणाली हुआ था। ठीक है, अलग अलग विभाग का बंटवारा किया गया, आधुनिक कैबिनेट प्रणाली की नींव रखी और आपातकालीन अध्यादेश की अवधि 6 माह तय की गई और उसको अधिकार भी दिया गया। तो इस तरीके से जो है 1861 का अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से पोर्टफोलियो प्रणाली के नजरिए से। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बंगाल में लागू द्वैध शासन डायरकी 1765 से लेकर 1772 के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है। औसत्य को चुनना है, देखिए औसत्य को चुनना है। तो पहले नंबर तो बंगाल में जो द्वैध शासन था वो स्थापना किसने किया, तो इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की संधि के बाद की गई थी। ये सही है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये शुरू किया गया था। जो आपका 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था उसी के तहत, इलाहाबाद की संधि 1765 में। इसके तहत वास्तविक प्रणाली और दीवानी शक्तियां नवाब के पास थी और सुरक्षा का दायित्व कंपनी का था। देखिए ये जो बात लिखी गई है ये बी नंबर गलत है। क्यों गलत है तो मैं आपको बताऊं कि वास्तविक जो प्रशासनिक और दीवानी शक्तियां थी, तो ये दीवानी शक्तियां मुख्य रूप से जो एक तरीके से कहें हम कि राजस्व वसूलने की जो शक्ति थी, प्रशासन करने की शक्ति थी, वो कंपनी के हाथों में था। सिर्फ बस उसको मतलब इसको प्रशासनिक तो राजा के पास ही था प्रशासन करने का, लेकिन पैसा कौड़ी वाला टोटल काम जो था वो आपका कंपनी के हाथों में चला गया था। तो यहाँ पे उल्टा दिया गया है कहानी, इसलिए बी गलत होगा। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल में प्रशासनिक अराजकता फैली और 1770 का भीषण अकाल आया। ये बिल्कुल सही है, ये इसी स्थिति के कारण हुआ था, क्योंकि यहाँ पे राजा जवाबदेही था लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं और इसलिए वो कंगाल हो गया, सब कुछ बटोर के लेके चल जाता था आपका कंपनी। इसके तहत कंपनी बिना किसी उत्तरदायित्व के अधिकारों का उपभोग कर रही थी, यही बिल्कुल सही है। तो एक सी और डी ये सही है लेकिन बी गलत है। बी गलत देखिए क्यों है, इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया, क्योंकि वास्तविकता इसके विपरीत थी। जो मैंने कहा कि जो यहाँ पर लिखी है वो उल्टा लिखा हुआ बातें। ठीक है, तो देखिए क्या है, दीवानी यानी राजस्व अधिकार, दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार, और निजामती यानी सैन्य और सुरक्षा का अधिकार पूरी तरीके से कंपनी के हाथों में था। ठीक है, पूरी तरीके से कंपनी के हाथों में था, लेकिन प्रशासनिक उत्तरदायित्व, हाँ जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व था वो यानी जिम्मेदारी सौंप दिया इसको, यानी उत्तरदायी यानी जो उत्तरदायी होता है नहीं किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार, तो जिम्मेदार जो है बिना किसी वित्तीय संसाधन के बेचारे नवाब पर छोड़ दिया गया और उसके पास कुछ है ही नहीं तो कहां से जनता के लिए कुछ कर पाएगा। और इसी को उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, उत्तरदायित्व विहीन अधिकार और अधिकार विहीन उत्तरदायित्व कहा गया, यानी उसके पास कुछ है ही नहीं तो उत्तरदायित्व होने के बावजूद भी क्या कर पाएगा।
और इसी कारण से धीरे धीरे वहां पर क्या हो गया, आपका ये जो आपको देख रहे हैं प्रशासनिक अराजकता फैल गई, 1770 का भीषण अकाल भी आया। तो ये बातें इसमें लिखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको क्वेश्चन ये मान के चलना है कि हम रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक को, इम्पोर्टेंट चैप्टर का जो टॉपिक है अलग अलग उसको हम रिवीजन कर रहे हैं, ना कि यही क्वेश्चन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो इसमें बातें हम कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। पहला नंबर सूची में संविधान सभा की मांग और विकास, और दूसरा सूची में है वर्ष, ठीक है। तो इसको देखते हैं कब हुआ था। तो भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। देखिए संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार जो है एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में, ये सही है 2 नंबर, ठीक है। अगला, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार संविधान सभा की मांग किया था, ये किया था आपका 1935 में, ये आपका बी का किया गया 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका क्या, ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से पहली बार इस मांग को स्वीकार किया था, ये किया था आपका अगस्त प्रस्ताव जिसको बोलते हैं 1940 में स्वीकार किया गया था, ठीक है। 1 नंबर इसका 1 हो गया इधर। अब चौथा क्या था, वह योजना जिसके अंततः संविधान सभा का गठन हुआ। देखिए संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, यानी 3 नंबर। तो आपका ऑप्शन बन गया 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 पहला नंबर, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। बिहार दरोगा का मैंने मेंस दिया, रिजल्ट भी हुआ, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं। यूपीएससी के पिछले वाले पेपर में यानी 71 में भी ऐसा क्वेश्चन था, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने 1934 में विचार दिया सबसे पहला, और 1935 में क्या हुआ, तो 1935 में कांग्रेस ने इसे आधिकारिक नीति बनाई, और फिर उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने इसे माना, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के प्रावधानों के नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। देखिए एक तरीके से ये संविधान सभा के गठन की बात चल रही है। तो सबसे पहले मांग 1934 में हुआ, ये प्रक्रिया शुरू एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा। फिर आता है 1935, 1935 में जाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस आधिकारिक मांग किया, यानी एक पार्टी के द्वारा मांग किया गया, और फिर उसके बाद इस मांग को 1940 में स्वीकार किया गया, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो के नाम से। उसमें जो ये था लॉर्ड लिथगो, LITH लिथगो, ठीक है, ये थे। तो ये हो गया, और फिर जाकर के 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ है। तो इस तरीके से संविधान सभा के गठन पर ये प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, भारत के पड़ोसी देशों और उसकी सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ये बात 100% सही है। म्यांमार की सीमा भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अब ये बात थोड़े से डाउट हो सकते हैं क्योंकि ये इंडियन मैप के ऊपर सवाल है, ठीक है। तीसरा कथन देखा जाए तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल डबरू मध्य के द्वारा अलग होता है, तीसरा भी बिल्कुल सही है। अब आती है म्यांमार का बॉर्डर। तो म्यांमार चूंकि देखा जाए तो इस साइड में है, तो इस साइड में कौन कौन हो सकता है जरा सा याद करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे देखा जाए तो असम तो है नहीं, वो बीच में आ जाता है, और मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर एक होना चाहिए आपका, मणिपुर एक आपका, नागालैंड एक, नागालैंड, मेघालय वगैरह तो होगा नहीं, सिक्किम तो उधर है। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। देखते 2 नंबर कहीं गलत तो नहीं है, हाँ 1 और 3 सही है, लेकिन दूसरा जो है गलत है। कौन से सत्य पूछे जा रहे थे, तो 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5 राज्यों को स्पर्श नहीं करेगा। देखिए दूसरा नंबर गलत क्यों है, दूसरा नंबर गलत क्यों है, तो नीचे देखिए इसका दिया है एक्सप्लेनेशन। क्योंकि म्यांमार की सीमा भारत के केवल 4 राज्यों को स्पर्श करती है। देखिए हमने कितना कहाँ तक पहुंच गया था, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, एक और कौन सा छूटा है देखिए, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और एक मिजोरम भी है, ठीक है, एक मिजोरम भी है। तो म्यांमार के साथ कौन कौन सा लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और एक मिजोरम। और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है सबसे ज्यादा है, स्थलीय सीमा,
और वो भी कितना है तो 4096.7 किलोमीटर। तो ये आपका इंडियन मैप के ऊपर सवाल था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 तो चार्टर एक्ट 1813 से सवाल है। देखिए चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद कौन से सही है उसके ऊपर चर्चा करना। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको देख देख के जो है ना लगेगा कि हाँ क्वेश्चन है, चार चार स्टेटमेंट है, इसी तरह का आजकल का पैटर्न चल रहा है एग्जाम में दोस्तों। तो इसलिए बने रहना है अंतिम तक और देखना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। देखिए चार्टर एक्ट 1813 जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाया था, क्योंकि भारत के साथ जो है यानी एक चाय का व्यापार और एक चीन के साथ का व्यापार, चीन के साथ व्यापार ये थोड़ा बचा हुआ था, तो इसलिए 1813 यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, पहला नंबर सही नहीं है। इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दिया और कर न देने पर दंड की व्यवस्था की गई। भारत में स्थानीय सरकारों को, इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दिया और कर न देने पर ये थर्ड आउट में है। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी, ये तीसरा सही है। इसके तहत भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो 3 और 4 तो सही है, पहला गलत, तो पहला गलत है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी 2 3 4 यहाँ पर सही है, 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है। ऑप्शन भी देखिए छांटा कीजिए, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। क्या है तो देखिए 1813 के एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया था। पूरी तरह से 1833 में हो पाया था दोस्तों, क्योंकि देखिए चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, जिसे आगे चलकर 1833 में 33 के एक्ट के तहत पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो ये बात ओरिजिनल थी, यानी असलियत था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश संघर्ष से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में उसको लगाना, यानी अवरोही क्रम में, सॉरी आरोही क्रम में इसको सजाना है। तो पुरंदर की संधि कब हुआ था, सूरत की संधि कब हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और पेशवा का पद समाप्ति कब हुआ और देवगांव की संधि कब हुआ। देखिए पुरंदर की संधि मुझे लगता है 1665 और सूरत की संधि कब हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, पेशवा पद की समाप्ति, देवगांव की संधि। ये देखिए हम भूल गए इस बीच, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात है। सूरत की संधि 1775, सूरत की संधि 1775 में, 1775 में, ठीक है, सूरत की संधि कब है तो 1775, 1775 याद रखना है। अगला क्या है, सूरत की संधि 1775। अच्छा पुरंदर की संधि 1776, लीजिए मैं ये भी गलत कर दिया। तो पुरंदर की संधि कब है 1776 में, 1776 में। फिर उसके बाद क्या है, देवगांव की संधि 1803 में। देखिए देवगांव की संधि 1803 में, और आपको याद रखना चाहिए एक ये 1802 में हुआ था बेसिन की संधि, ठीक है, बेसिन की संधि, ये भी मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेसिन की संधि। और उसके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1817 से 1818 में हुआ था, 1817 से 1818 में हुआ था। और पेशवा पद की समाप्ति, पेशवा बाजीराव भेज दिया और हरा करके हम 1817-18 में ये इसका यहाँ पर दिया 1817-18। तो इसको मैच जब करेंगे तो 75 76 3 18, यानी 2 1 4 3 इस तरीके से, यानी ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो 48 से 50 मिनट का ये हो गया है, तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। और टाइम भी देख सकते हैं कितना बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12:19 रात हो चुका है। इसी के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों। बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प हो पा रहा है तो। और जो नए हैं तो वो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए। और कोशिश मैं करता हूँ कि इसी तरीके से 1-2 वीडियो डेली आपको मिले और कम से कम 1000 से 1200 क्वेश्चन आपका जो है रिवीजन हो जाए। रिवीजन के मतलब से ध्यान देना है ताकि हर टॉपिक एक बार रिवीजन हो जाए, समझे, और एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प इससे मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।